Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Today we will discuss about the गैग्स। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि गैग्स होते क्या हैं। अच्छा, गैग्स होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक लिंक इसके थ्रू लेके जाऊंगा कि गैग्स किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं। हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट को हम मजीद 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं? हम उससे मोनोसेक्राइड में डिवाइड करते हैं, ओलिगोसेक्राइड में डिवाइड करते हैं, पॉलीसेक्राइड में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस है। एक मोनोसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड और दूसरी कौन सी है? पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड को मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये सारा एफएससी बेस्ड नॉलेज है। उसको हम मजीद 2 कौन सी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? होमोपॉलीसेक्राइड में और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में। हम इसमें डिवाइड करते हैं। अब होमोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? इसमें सेम मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मिलते हैं, उनका एक पॉलीमर बनता है, उसमें हम बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। और अगर डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स का पॉलीमर्स बने तो इसे हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, हेट्रोपॉलीसेक्राइड की आगे एग्जांपल आती है गैग्स, एगर, एग्रोस, गम्स। पता लगा ये गैग्स कहाँ से आ रहे हैं? ये गैग बेसिकली हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं, जिनको हम हेट्रोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो कहानी स्टार्ट हो रही है कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट हो रही है। क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस में? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब जो होमोपोलिस पॉलीसेक्राइड्स हैं उसको हम मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरी कौन सी है? हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड के आगे एग्जाम्पल क्या है? गैग, एगर, एग्रोज और गम्स। अब एगर और एग्रोज जो है ये ज़्यादातर माइक्रोबायोलॉजी की टर्म्स है। गैंग जो है ये गैसी मटेरियल है। अब गैग्स कहाँ पर पाए जाते हैं? गैग्स बेसिकली क्या होते हैं? गैग्स ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसको हम 2 तरह से डेफिनेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि गैग्स कहाँ पर पाए जाते हैं। गैग्स जो है ना बेसिकली एक्स्ट्रा, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में किस तरह पाए जाते हैं, अब हम उसको देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि ये होता है टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू है। अब टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर? सेल बना रहा हूँ। अब इन सेल के दरमियान जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ईसीएम इसको मैं जाहिर करूँगा, बार बार इसका जिक्र करूँगा। क्या होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? जो सेल के दरमियान, ये सेल के बाहर जो स्पेस पाई जा रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, उन हेट्रोपॉलीसेक्राइड को हम क्या बोलते हैं? उनको हम गैग्स बोलते हैं। तो गैग्स की एक सारी कहानी समझ है कि गैग्स कहाँ है वे। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। पॉलीसेक्राइड को मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन सी? होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड के आगे 4 एग्जांपल है, गैग्स, एगर और एग्रोस। और गैग्स कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। इसका समझ आ गया। अब हमने ना गैग्स के 2 नाम है वैसे। गैग्स को पहले हम इसकी ना एब्रीविएशन देखते हैं कि गैग से बनता क्या है। गैग से बनता है ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स। जी से ग्लाइकोसा, ए से अमाइनो, जी से ग्लाइकन्स और आखिर में एस, एस की वजह से ग्लाइकन्स की वजह से। अच्छा, इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं। 2 ही नाम है इसका। पहला नाम है ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स और दूसरा इसका नाम है म्यूकोपॉलीसेक्राइड। तो ये दोनों इसी के ही नाम है। गैग्स के 2 नाम है, ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स या इसे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी हम इसे बोलते हैं। अच्छा, ये गैग्स जो होते हैं ना, ये डाइसेक्राइड्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। डाइसेक्राइड्स क्या है? डाइसेक्राइड जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड से मिलने वाले, ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं ना। तो ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। अब वो डाइसेक्राइड के रिपीटिंग यूनिट्स मिलेंगे और उनसे क्या मिलेगा? गैग्स बनेगा। अब वो रिपीटिंग यूनिट कौन से होंगे? वो डाइसेक्राइड, पहला उसमें होगा अमाइनो शुगर्स और दूसरा उसमें होगा यूरोनिक एसिड या एसिडिक शुगर। तो ये यूरोनिक एसिड या एसिडिक शुगर ये भी एक शुगर है और ये भी एक शुगर है। ठीक है, तो इन दोनों के रिपीटिंग यूनिट्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास गैग्स बनेंगे। तो गैग्स 2 चीज़ों से मिलेंगे, एक अमाइनो शुगर से मिलकर बनेंगे और दूसरी कौन सी चीज़ है? यूरोनिक एसिड। अच्छा, अब गैग्स के अंदर जो अमाइनो शुगर है उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक डी ग्लूकोसामीन और दूसरी है डी लैक्टोसामीन। और इसी तरह जो यूरोनिक एसिड है इसकी भी आगे 2 टाइप्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी टाइप पाई जाती हैं? एक डी ग्लूक्रोनिक एसिड और एक 5 एपीमर एल हाइड्रोनिक एसिड। दोबारा समझें, हमने कहा गैस मिलते हैं डाइसेक्राइड के रिपीटिंग यूनिट से। और रिपीटिंग यूनिट डाइसेक्राइड के कौन से होते हैं? वो 2 होते हैं, एक अमाइनो शुगर होता है और दूसरा कौन सा होता है? यूरोनिक एसिड होता है। अमाइनो शुगर कौन से होते हैं? डी ग्लूकोसामीन या डी लैक्टोसामीन। ये किस में पाया जाएगा? आगे हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे हम पढ़ेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह ये सारा का सारा ना क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन सा अमाइनो शुगर पाया जाएगा। इस तरह यूरोनिक एसिड की भी आगे 2 टाइप्स है, कौन कौन सी? एक डी ग्लूक्रोनिक एसिड है और दूसरा कौन सा है? 5 एपीमर एल हाइड्रोनिक एसिड। इसकी भी समझ आ गई।
अब नेक्स्ट आता है कि गैग्स की ना क्लासिफिकेशन की जाती है। अब गैग्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। वो गैग्स जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, और जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, उस बेस पे हम गैस को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब वो दो क्लासेस कौन कौन सी होगी उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखें, वो गैस जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप पाया जाएगा उनके एग्जांपल 5 है। कौन सी? एक कॉन्ट्राइटन सल्फेट, एक डरमेटन सल्फेट, एक कैराटिन सल्फेट, चौथी होगी हेपेरिन, चौथी होगी हेपेरिन और पांचवी होगी हेपेरिन सल्फेट। ये सारे के सारे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये वो वाले हैं जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप पाया जाता है, और जिनके अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता वो जस्ट एक है, और वो कौन सा है? हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड के अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता, बाकी सब के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फेट ग्रुप पाया जाता है। कौन? गैस को हम मज़ीद 6 में क्लासीफाई करते हैं। अगर मेन 6 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है डरमेटन सल्फेट, दूसरा डायमेटन सल्फेट, तीसरा है हमारे पास कैरेटिन सल्फेट, चौथा है हेपेरिन, पांचवा है हेपरिन सल्फेट। इन सब के अंदर सल्फेट ग्रुप पाया जाता है। और किसके अंदर सल्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता? वो छठा है, वो कौन सा है? हाइलुरोनिक एसिड। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्लाइको कॉन्जुगेट्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि इनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। अच्छा, अब आगे देखें। अच्छा, इसमें 2-3 एमसीक्यूज हैं वो देखें। सबके अंदर सल्फेट ग्रुप पाया जाता है सिवाय किसके? हाइलुरोनिक एसिड के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिर उसके बाद देखें कि सबके अंदर यूरोनिक एसिड पाया जाएगा सिवाय किसको छोड़ के? कैराटिन सल्फेट को। कैराटिन सल्फेट एक वाहद एक ऐसा है गैस जिसके अंदर यूरोनिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। ये तो 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि इसके अंदर बनते थे। अच्छा, अब जो इनमें से मोस्ट अबंडेंट है और जो हमारे टेस्ट में भी रिडिज़ाइंड है वो कौन सा है? कॉन्ट्राइटन सल्फेट है। अब कॉन्ट्राइटन सल्फेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट गैस है। कहानी दोबारा से समझे। गैस थे हमारे पास, गैस को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया कि दो तरह के हो सकते, दो चीज़ों से मिलकर अमाइनो शुगर या यूरोनिक एसिड से। अमाइनो शुगर दो तरह के होते हैं, डी ग्लूकोसामिन, डी ग्लैक्टोसामिन। यूरोनिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के, डी ग्लूक्रोनिक एसिड या 5 एपिमर एल आइट्रोनिक एसिड। अब गैस की कितनी टाइप है? 6 टाइप से। कौन कौन सी? कॉन्ट्राइटन सल्फेट होगी, डरमेटन सल्फेट होगी, कैरेटिन सल्फेट होगी, हेपरिन होगी या हेपेरिन सल्फेट होगी। और छोटा कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड। सब के अंदर सल्फेट ग्रुप होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के? हाइलुरोनिक एसिड के अंदर। सब के अंदर यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है सिवाय किसको छोड़ के? आपके पास कैरेटिन सल्फेट को। अब जो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट गैस है वो कौन सा है? वो हमारे पास है कॉन्ड्राइटन सल्फेट। कॉन्ड्राइटन सल्फेट ऐसा गैस है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। अच्छा, अभी हमने क्या कहा कि कॉन्ड्राइटन सल्फेट भी गैग है। अभी हमें देखा था पीछे कि गैस कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? अमाइनो शुगर से या यूरोनिक एसिड या एसिडिक शुगर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्राइटन सल्फेट है इसके अंदर भी अमाइनो शुगर होना चाहिए और इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके अंदर जो अमाइनो शुगर होता है वो होता है अमाइनो शुगर जो होता है वो होता है ग्लैक्टोसामीन। और जो ग्लूक्रोनिक एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो हमारे पास डी ग्लूक्रोनिक एसिड होता है। गैस है ना, कॉन्ड्राइटन सल्फेट भी गैग है। गैग दो चीज़ों से मिलकर बनता है, अमाइनो शुगर से और यूरोनिक एसिड से। अमाइनो शुगर इसमें के अंदर कौन सा होता है? ग्लैक्टोसामीन। और यूरोनिक एसिड कौन सा होता है? डी ग्लूक्रोनिक एसिड। अब इसके यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर भी मैंने व्यू करवाई है, अगर आप देखें तो बिल्कुल आसानी से ईजिली बन सकती है। रिपीटिंग यूनिट जिसके बनेंगे। अब होता क्या है कि इसमें भी 6 रिंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी 6 रिंग स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा है कि इसके अंदर सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, तो इसकी शुगर के 4th वाले कार्बन के साथ सल्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन 4 सल्फेट। ठीक है, तो ये इसका जिक्र आएगा। और दूसरा उसके साथ कौन सी चीज़ अटैच होगी? डी ग्लूक्रोनिक एसिड। तो ये अगर स्ट्रक्चर देख लें, अगर आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ही ईजी है, आप इसको देख याद कर लेंगे। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैस की, और गैस की वो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि गैस में नेगेटिव ग्रुप ऑफ द चार्जेस पाए जाते हैं। चार्जेस का बड़ा ग्रुप पाया जाता है इसके अंदर। अब वो चार्जेस का कौन सा ग्रुप पाया जाता है? वो पाया जाता है कार्बोक्सिल की फॉर्म में और सल्फेट ग्रुप की फॉर्म में। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज का इन्हें फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाटर के साथ बाइंड कर जाते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जहाँ जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, चाहे वो टेंडर्स में हो, चाहे वो बोन्स के अंदर हो, चाहे वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हो, चाहे वो हमारी विट्रस ह्यूमर के अंदर हो, चाहे वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर हो, जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाएगा वहाँ पर जो होगा वाटर जो होगा उसके साथ कौन अटैच होंगे? गैस। अच्छा, आपने अक्सर जो घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके अगर आप कैप्सूल भी चेक करें ना, जो उनको जब वो वीक हो जाते हैं तो वो खाते हैं ताकत के लिए, तो उनके अंदर भी आप देखेंगे कि आपको कॉन्ट्राइटन सल्फेट मिलेंगे।
और गैस के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि गैस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है कि इसके अंदर नेगेटिव ग्रुप ऑफ द चार्जेस है। और नेगेटिव ग्रुप ऑफ द चार्जेस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फेट ग्रुप पाया जाता है और कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये किसके साथ बाइंड कर जाते हैं, ये वाटर के साथ बाइंड कर सकते हैं इजीली। और वाटर के साथ जैसे बाइंड करेंगे तो एक जेल लाइक मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि बोन्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, आर्टिकुलर बोन्स के अंदर और कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास गैग्स की। हमने अभी कहा है कि गैग्स की हमने 6 टाइप्स में उसको क्लासीफाई किया था। कौन कौन सी? हाइलुरोनिक एसिड में, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में, डायमेथिन सल्फेट में, केराटिन सल्फेट में, हेपेरिन सल्फेट में और हेपेरिन में। सबके अंदर सल्फेट ग्रुप होता है सिवाय किसको छोड़ के, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर। सबके अंदर यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है सिवाय किसको छोड़ के, केराटिन सल्फेट को। अच्छा, अब इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सिंपल से मैंने आपको बताया कि सबकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा। और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोन्स के अंदर भी हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर भी हो सकती है, वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है, वो आपके कार्टिलेज के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में देखेंगे। जो हाइलुरोनिक एसिड है ये साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। अच्छा, जो कि जॉइंट्स में होता है। अब वहाँ पर ये क्या काम कर रहा होता है, वहाँ पर एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करता है, एज अ कुशन के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है। बाकी ये आर्टिकुलर बोन्स के अंदर पाया जाता है, स्किन के अंदर पाया जाता है, विट्रियस ह्यूमर के अंदर पाया जाता है। वहाँ पर क्या करता है, म्यूकस की सिक्रीशन करता है। फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट कहाँ पर पाया जाता है? कार्टिलेज में, बोन्स में, हार्ट वाल्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह डर्मेटिन सल्फेट को इस तरह याद आप कर लो कि डर्माटोलॉजी कौन होता है? जो स्किन के बारे में जानते हैं। तो ये स्किन के अंदर पाया जाता है। अब स्किन के ऊपर ब्लड वेजल होती है, वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर उनको इलास्टिसिटी देता है। और इसके अलावा हार्ट वेजल में पाया जाता है, लंग्स के अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर आप केराटिन सल्फेट देख रहे हैं, हेपेरिन सल्फेट देख रहे हैं, हेपेरिन देख रहे हैं, तो इनकी भी आप लोकेशन देखेंगे तो ज़्यादातर कॉर्निया, बोन्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के अंदर पाया जाएगा। लिवर्स इनके अंदर पाया जाएगा। और हेपेरिन जो होता है वो लंग्स की आर्ट्रियोल्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पाया जाएगा। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि ओवरऑल फंक्शन क्या है। ओवरऑल फंक्शन में देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ये ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और एक्ट एज अ सीव इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब सीव का मतलब क्या है, इसको समझें। सीव का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, वो ना ही ज़्यादा सॉलिड होता है, ना ही ज़्यादा अमॉर्फस होता है, बल्कि उसमें एक्वस पोर्स होते हैं। उन एक्वस पोर्स को हम बोलते हैं सीव्स। सीव क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो कहाँ पर पाया जाता था? सेल के दरमियान जो स्पेस होती थी, ये स्पेस होती थी, इसको हम क्या बोलते थे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसके अंदर ये ना ही ज़्यादा अमॉर्फस होता है और ना ही ये सॉलिड होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्वस पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम सीव बोलते हैं। तो वहाँ पर ये करता है, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करेगा, कंप्रेसिबिलिटी को मेंटेनेंस करेगा कार्टिलेज की, और एंटी कोएगुलेंट है। एंटी कोएगुलेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हाइलुरोनेट होता है। अच्छा, इस तरह लास्ट जो हमारे पास है कि गैस जो है वो अब एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? तो गैस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट। नेक्स्ट आप स्लाइड में देखेंगे तो ये पता लगेगा कि गैस जो है वो एक दूसरे से डिफर क्यों कर रहे हैं। तो याद रखें, गैस के जितने मालिक्यूल है कौन कौन से, उसमें हाइलुरोनेट आ गया, या हाइलुरोनिक एसिड आ गया, डर्मेटिन सल्फेट आ गया, केराटिन सल्फेट आ गया, जो भी है वो एक दूसरे से डिफर क्यों कर रहे हैं? वो चेन लेंथ के बेस पे डिफर कर सकते हैं, वो अमीनो एसिड की कंपोजिशन के बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, वो यूरोनिक एसिड की कंपोजिशन के बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, वो सल्फेट ग्रुप की प्रेजेंट या एब्सेंस के बेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, वो सल्फेट ग्रुप है जो कि शुगर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहा है उसकी प्रेजेंस पे डिफ़र हो सकते हैं, या कोर प्रोटीन जो उसके अंदर बन रही है उसकी बुनियाद पर डिफ़र हो सकते हैं। अब ग्लाइको हमारा एक टॉपिक रह गया, वो है ग्लाइको कॉन्जुगेट्स। वो क्या होते हैं, हम इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट आने वाले अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, आप मुझे उसमें भी गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।